गेम ऑफ चांस यानी जब हम प्रोबेबिलिटी यानी चांस पे खेल रहे होते हैं, वेयर एज जो गेम ऑफ स्किल है इसमें हम अपनी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस डालते हैं ताकि हम अर्न कर सकें। पर हम ये अनदेखा नहीं कर सकते कि इन ऐप्स की वजह से कितनी इन्वेस्टमेंट आई, लोगों को प्रॉफिट हुआ, सरकार को प्रॉफिट हुआ। जब नेशनल फ्रॉड होता है, ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं या फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है सोसाइटी पे, इसमें कई लोगों ने अपना इसमें घर तक दांव पे लगा दिया था गेम के चक्कर में, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस उनको बढ़ गया था कि वो कई केसेस सुसाइड के भी आगे आ रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूमि घोष। आप सबका स्वागत करती हूं विधि विचार के आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ई स्पोर्ट और ऑनलाइन गेमिंग पर, और इस चर्चा के लिए हमारे साथ है आज तुषार दुआ, जो एक लॉ के स्टूडेंट है और ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेमिंग में अपनी जानकारी और रुचि रखते हैं। हेलो तुषार। हेलो भूमि। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसका हाईलाइट है कि पिछले ही महीने 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। क्या आप हमें बता सकते हैं ये बिल क्या है और किस बारे में बात करता है? जी भूमि जी, जैसे आपने कहा, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 जो सरकार के द्वारा लाया गया है, इसके अंदर ये लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे देश में, क्योंकि ऑनलाइन सेक्टर जो बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है उससे फैमिलीज़, इंडिविजुअल्स और यहाँ तक कि नेशन भी सफ़र कर रहा था ड्यू टू फाइनेंशियल लॉस, मेंटल हेल्थ ट्रॉमा एंड एडिक्शन एंड व्हाट नॉट। ऐसे ही स्पीकिंग इन राज्यसभा, यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने भी ये कहा था कि 45 करोड़ पीपल आर अफेक्टेड ड्यू टू दिस एंड करोड़ एंड करोड़ रुपीज़ आर बीन लॉस्ट। और इसी बिल के अंदर गेमिंग सेक्टर को 3 विभाग में बांटा गया है। नंबर 1 ई स्पोर्ट्स, सेकेंड ऑनलाइन सोशल गेम्स एंड थर्ड ऑनलाइन मनी गेम्स। जैसे आपने अभी कहा कि गेम्स को ही 3 भागों में बांटा गया है, वो 3 भाग क्या है और वो किस बेसिस पर किया गया है? देखिए, सबसे पहला है ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स यानी कॉम्पिटिटिवनेस को बताता है, जिसमें इंडिविजुअल्स और ग्रुप टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं और कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जाती हैं। ऐसे ही हमारे देश में भी कई कॉम्पिटिशन्स ई स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। सेकेंड इज़ ऑनलाइन सोशल गेम्स, जो हम लोग लूडो, चेस, कैरम जो ऑनलाइन खेलते हैं वो इस सेक्टर में कवर होते हैं, और इसको प्रमोट भी करा गया है ताकि हम लोग सोशली खेल सके ये गेम। एंड थर्ड इज़ ऑनलाइन मनी गेम्स। ऑनलाइन मनी गेम्स जहाँ पे हम लोग पे करते हैं उस गेम को, उसमें पैसे डालते हैं ताकि बैटिंग और गैम्बलिंग वगैरह उस गेम में हम कर सकें और हेफ्टी रिटर्न्स हम जनरेट कर सकें, जो बहुत ही 100-10 रुपये से 100-500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। और ये जो बाइफर्केशन है, क्या वो गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस की जब बात की जाती है उस पर बेसिस है? और अगर हाँ, तो ये गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस से मतलब क्या है? क्या आप हमें एग्जाम्पल से ये समझा सकते हैं? जैसा कि आपने कहा भूमि, जो गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस में क्या आएगा, तो गेम ऑफ चांस यानी जब हम प्रोबेबिलिटी यानी चांस पे खेल रहे होते हैं, वेयर एज जो गेम ऑफ स्किल है इसमें हम अपनी एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस डालते हैं ताकि हम अर्न कर सकें। और गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल, ये दोनों फैक्टर ऑनलाइन मनी गेम्स में आते हैं जो इस बिल के अंदर बैन कर दी गए हैं। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें उन्होंने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को डिफ्रेंशिएट करा है। उन्होंने कहा है कि आप गेम ऑफ चांस को अलग बताइए और गेम ऑफ स्किल को अलग। ऐसी एक और फैक्टर उन्होंने बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी का, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, जिसके अंदर उन्होंने प्राइस कंपटीशन एक्ट 1955 में ये कहा था कि गेम ऑफ चांस जो है उस पे आप टैक्स लगा सकते हैं और गेम ऑफ स्किल पे नहीं, क्योंकि वो अलग चीज़ है। और ऐसा ही एक रीसेंट जजमेंट है कर्नाटका हाई कोर्ट का, जिन्होंने कहा था कि जो गेम ऑफ स्किल है वो गैम्बलिंग एंड बेटिंग के क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। जैसा कि तुषार आपने मेंशन किया, ये जो ऑनलाइन मनी गेम्स है इसमें रियल मनी में डीलिंग होती है। लोग अपने कुछ पैसे लगाते हैं, वो अपना बेट लगाते हैं और उनको रिटर्न में पैसे मिलते हैं, उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उनका प्रॉफिट होता है। वो उनका सबसे इंस्टेंट मनी वाला कॉन्सेप्ट है, उन्हें क्विक मनी मिल जाती है। तो क्या सरकार को ये दिक्कत है कि उनको जो प्रॉफिट मिल रहा है और इस बिल से वो ये रोकना चाहती है? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कई लोगों ने इसमें अच्छा खासा रिटर्न आया है, बट हम सिर्फ कुछ लोगों को देखकर पूरा सोसाइटल व्यू अपना चेंज नहीं कर सकते हैं। सरकार ने भी यहाँ तक कि इसमें कई 20,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा था इन फिस्कल ईयर 2024 टू 25, जिसमें जीएसटी और टीडीएस का सारा मिला के 20,000 करोड़ था। अब
अब जब बात आती है सोसाइटी पे, जब नेशनल फ्रॉड होता है, ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं या फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है सोसाइटी पे, इसमें कई लोगों ने अपना इसमें घर तक दाव पे लगा दिया था गेम के चक्कर में, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस उनको बढ़ गया था कि वो कई केसेस सुसाइड के भी आगे 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 आ रहे थे। तो इसी चक्कर में इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए हमने मनी गेम्स को, यानी सरकार ने ऑनलाइन मनी गेम्स को कंप्लीट बैन लगा दिया है, ताकि कोई भी इस गेम्स में इन्वॉल्व ना हो सके। और यहाँ तक कि प्रमोट भी करा है, किसको प्रमोट करा है? ऑनलाइन सोशल गेम्स को और ई स्पोर्ट्स को स्पेसिफिकली। जी, और आपने अभी मेंशन किया कि सरकार को भी इससे काफ़ी रेवेन्यू मिला है। हम चाहे देखें तो पिछले कुछ सालों में ही अगर उन पर टैक्स लगाया है, और ऑनलाइन गेमिंग में से ही ऑनलाइन मनी गेम जो है उनका रेवेन्यू 86% था। सरकार ने उस पर टैक्स लगाया, उनके हिसाब से कुछ समय पहले तक वो लीगल था, पर वो अब उनको बिल्कुल इलीगल और बैन बोल रही है। क्या इससे सरकार को ही नुकसान नहीं होगा? देखिए, मैं कहता हूँ आपकी बात बिल्कुल सही है। 28% जीएसटी सरकार के द्वारा इन गेम्स पे लगाया गया था, बट उनको लीगल नहीं कहा था। उन पे कहा था कि आगे इन फ्यूचर हम गाइडलाइंस बनाएंगे, अपना गैजेट निकालेंगे और जो भी बिल निकालना होगा एक प्रॉपर रेगुलाइज्ड बिल निकालेंगे। अब इसी बिल के चक्कर में इन्होंने ऑनलाइन मनी गेम्स का पता चला कि लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं, यूथ हमारे स्पेसिफिकली। दे हैव अर्नड अ हेफ्टी अमाउंट, बट स्टिल उनको फाइनेंशियल लॉस कईयों को हुए हैं। 20,000 करोड़ तो जनरेट करा सरकार ने, बट उसका क्या बेनिफिट निकला कि जो सोसाइटी है, जो नेशन है हमारा, उसमें नेशनल फ्रॉड हो रहा है। और जो ज़्यादातर कंपनीज़ हैं वो इंडिया की नहीं है, वो ऑफशोर हैं, वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का भी मैटर आ रहा था। अभी आपने बताया कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग है, मनी गेम्स है, इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं मेजरली यूथ, उनके बीच ये सबसे ज़्यादा फेमस है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस है जो नेगेटिवली उनको अफेक्ट कर रहे हैं? देखिए, यूथ जब इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको पता है कि मुझे इस एज में भी होता है कि हम लोग कुछ अर्न करें। छोटा सा अमाउंट है जो 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 10 रुपीज़ तक की गेम स्टार्ट हो रही हैं। कुछ अर्न करके हमारे को 10x, 100x, क्योंकि तो 1000x रिवॉर्ड्स जनरेट करने की बात कर रहे थे। बट ये सच नहीं है। ये अगर 1-2 चांसेस होते तो बात है, 1-2 चांसेस को मिले भी हैं, बट जो 99% लोग हैं उनको ये रिवॉर्ड्स नहीं मिले हैं, जिन्होंने कई ज़्यादा इसमें एडिक्ट हुए हैं। इन्होंने मेंटल हेल्थ ट्रॉमा फेस करा है, स्ट्रेस्ड हुए हैं, और यहाँ तक कि जब सिक्योरिटी का कंसर्न है, इनके जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, वो तक भी कंपनीज़ के पास ट्रांसफर्ड रहती हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने इसको रेगुलेट करा, इस पर कंप्लीट बैन तक लगा दिया इस बिल के द्वारा। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी तो ये बिल है, अभी ये एक्ट नहीं बना है, इसे अभी समय है, इसका डिस्कशन चल रहा है, पर हम ये अनदेखा नहीं कर सकते कि इन ऐप्स की वजह से कितनी इन्वेस्टमेंट आई, लोगों को प्रॉफिट हुआ, सरकार को प्रॉफिट हुआ, और ये जो कंपनीज़ है इनका क्या कॉन्सिक्वेंसेस और रिएक्शन रहेगा? जी भूमि जी, जैसे आपने कहा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कंपनी के जाने में, तो अभी रिसेंट की न्यूज़ है कि बीसीसीआई का जो मेन स्पॉन्सर था Dream11, उसने बैक ऑफ कर लिया ड्यू टू दिस बिल। अब बीसीसीआई अपना न्यू स्पॉन्सर ढूंढ रहा है। तो जो बाहर की कंपनीज़ हैं जो इन्वेस्टेड थी इंडिया में, जो ऑनलाइन मनी गेम्स को प्रमोट कर रही थी, अब तो वो प्रमोशन रुक जाएगा। बट अब जो ई स्पोर्ट्स है, हमारा इमर्जिंग सेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा प्रमोट होगा। यहाँ तक कि ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया की, मेक इन इंडिया भी बहुत सारी आएंगी। जैसे तुषार, हम इंडिया की बात कर ही रहे हैं, ड्रीम लेवल अब तो साथ नहीं देगी बीसीसीआई का इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, और हम ग्लोबली देखते हैं कि बहुत सारे देश हैं जो ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करते हैं। एक ग्लोबल मॉडल एग्जिस्ट करता है, पर ये इंडिया का जो मॉडल है, एक तरीके से कंप्लीट बैन लगाना है ऐसी गेम में, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले जो एक ऑनलाइन गेमिंग थी हमारी मनी गेमिंग, तो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर इसे गवर्न करते थे, कोई सेंट्रलाइज बिल नहीं था। तो अब जो ये नया सेंट्रलाइज बिल आया है, ये एक कंप्लीट बैन लगा देगा ऑनलाइन मनी गेम्स में। और रही बात ग्लोबल पर्सपेक्टिव की, नंबर 1 एग्जांपल आई वुड लाइक टू टेक इस चाइना। चाइना ने एशियन गेम्स में फर्स्ट रैंक हासिल करी है इन ई स्पोर्ट्स, और वेयरएज इंडिया ने 5th, क्योंकि चाइना में स्ट्रिक्ट लॉज इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, इसको गवर्न करा जाता है, ई स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है, यहाँ तक कि उनकी जो ऑनलाइन मनी गेम्स हो तो कम्प्लीटली स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और रही बात सिंगापुर एंड यूएसए की, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है इन ऑनलाइन ई स्पोर्ट्स गेम्स, एंड अपना प्रॉपरली एक सेंट्रलाइज बिल नहीं लाए हैं, बट हाँ, श्योरली इन फ्यूचर दे विल टेक द एक्शन।
और आपको क्या लगता है ई स्पोर्ट्स में इंडिया का क्या रिप्रेजेंटेशन है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ने एशियन गेम्स में 5th रैंक हासिल करी है इन ई स्पोर्ट्स, और काफ़ी अच्छे लेवल पे प्रमोशन किया जा रहा है ई स्पोर्ट्स का इंडिया में। यहाँ तक कि हमारे कॉलेज में भी एक नॉकआउट सोसाइटी, यानी वेरियस कॉलेजेस में नॉकआउट सोसाइटी है, जो ई स्पोर्ट्स की सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा आगे आ रही है। यहाँ तक कि जो माँ बाप हैं अब ये भी कह रहे हैं बच्चों को, हाँ चल तू फ़ोन देख रहा है, कोई ना, जीत कर आइयो, मेडल लेकर आइयो। जैसे आपने कहा कि इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ग्लोबल लेवल पर, तो आज का जो यूथ है वो उसको ई स्पोर्ट्स को ऐसे गेमिंग की तरह नहीं बट एज अ करियर देख रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। पर अगर हम आज के एपिसोड को सम अप करें तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को और हम सरकार जो है सोसाइटी को देखकर इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है, थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग है। क्या आप सजेशन दे सकते हैं, आपकी तरफ कोई सजेशन है जो ई स्पोर्ट्स है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर? जैसा आपने कहा मेरे सजेशन की, तो सबसे पहले अगर मैं माइनर्स की बात करूं तो माइनर्स के लिए पेरेंटिंग कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइनर्स को बल्कि ये गेम्स खेलनी नहीं चाहिए, उनको आउटडोर गेम्स ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए। बट एट अ सर्टेन एज दे कैन स्टार्ट एंड दे कैन टेक दिस एज अ करियर ऑप्शन, और पेरेंट्स भी इसमें प्रमोट करेंगे आगे, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर जनरेशन तो हमारी ही है। और सेकेंड फैक्टर रहा हमारा जो कंपनीज़ का है, कंपनीज़ के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनकी लाइसेंस्ड अथॉरिटी रहेगी, इनके ऊपर कोई रेगुलर बॉडी रहेगी उनके ऊपर जो ऑथराइज़ कर सके जो भी गेम्स ला रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा सोसाइटी के लिए भी एंड नेशन के लिए भी। थैंक यू तुषार, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे से बात करने के लिए और अपनी इंसाइटफुल व्यूज़ देने के लिए। इसी के साथ समाप्त करते हैं हम आज का एपिसोड। जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विधि विचार को।